तो नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है और आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। जैसे तबीयत होती है, मासूमियत होती है, वैसे एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ामियत भी होती है। तो चलिए चौहानों की बात हम करते हैं। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। राजस्थान में चौहान वंश की श्रेय इसे ही दिया जाता है स्थापना का। 551 ईस्वी में सांबर में इसकी स्थापना हुई थी और सांबर के आसपास के क्षेत्र को जो है सपादलक्ष भी कहा जाता है। वासुदेव को चौहान वंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर बनाई थी। तो याद रखिए, चौहान वंश की सबसे पहली राजधानी अहिछत्रपुर नागौर जिसे कहा जाता है वर्तमान समय में, वो थी। और चौहान वंश की जानकारी 1170 ईस्वी में जो बिजोलिया शिलालेख है भीलवाड़ा में, वो चौहान वंश की जानकारी जो है वो देता है। और शिलालेख का उत्कीर्ण करता, जिसने शिलालेख को जो है वो इम्प्रिंट किया था, वो उसका नाम था श्रावक लोलाक। ठीक है। और बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है, जिसने चौहान वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने ही शाकंभरी माता का मंदिर जो है शाकंभरी सीकर में स्थित है वो बनवाया था। वासुदेव राजस्थान में राजपूत वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में राजपूत वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक वासुदेव था। चलिए उसके बाद वाले शासकों पर आते हैं। दुर्लभराज प्रथम, ये चौहान वंश का प्रथम शासक था, जिसके काल में अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण पहली बार हुआ था। तो अजमेर पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण के समय जो शासक था वो दुर्लभराज प्रथम था। इसने वत्सराज का साथ देते हुए बंगाल के धर्मपाल को हराया था। गोवक प्रथम, ठीक है, याद रखिए, इन्होंने सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियों पे, उसका निर्माण गोवक प्रथम ने ही करवाया था, जहां भगवान शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा है। याद रखिए, ये प्रश्न आ सकता है कि सीकर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो गोवक प्रथम था। इस प्रकार की राजस्थान में ये एकमात्र प्रतिमा है। और हर्षनाथ को जो चौहानों का देवता माना जाता है, इस मंदिर का निर्माण सिंहराज के काल में पूर्ण हुआ था। चलिए विग्रहराज द्वितीय की तरफ चलते हैं। चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रभावशाली एवं योग्य शासक था। इन्होंने अनहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया था। किसको? मूलराज प्रथम को। और इन्होंने भड़ोज व कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर जो है वो भी इन्होंने भड़ोज के अंदर बनाया था। और हर्षनाथ के शिलालेख में इसका विस्तृत वर्णन जो है वो मिलता है। गोविंदराज तृतीय के जिक्र कर लेते हैं। जो फरिश्ता ने जो है वो गोविंदराज तृतीय का जिक्र किया है। मैं गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे बढ़ने में रोका था। इन्होंने गजनी के जो शासक हैं उनको मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने में गोविंदराज तृतीय का एक महत्वपूर्ण योगदान था। अजय राज की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजय राय चौहान जो है वो चौहान वंश के शासक 1113 ईस्वी में बने। और धर्म तो वो शैव धर्म के थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति अजय राज को माना गया है। उन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण कलश दान दिया था। अजय राज ने श्री अजय देव, याद रखिएगा, श्री अजय देव और वह प्रिय धर्मस नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। पूछा जा सकता है, प्रिय धर्मस नाम से चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये अजय राज ने चलाए थे। इन सिक्कों पर इनकी रानी सोमवती व सोमलेखा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। अजय राज ने ही 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना अजय मेरू नाम से की थी। ठीक है। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। नाम उस समय था अजय मेरू, जो धीरे धीरे जो है अजमेर बन गया। और इन्होंने ही अजमेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। मालवा की परमारों को दबाए रखने के लिए बिटली नामक पहाड़ पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। याद रखिए, अजय मेरू दुर्ग कहाँ है? अजय मेरू दुर्ग है बिटली पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर? अजय मेरू दुर्ग है बिटली पहाड़ के ऊपर। ठीक है। अजय राज का काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, चौहान शासन का निर्माण काल किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिए, अजय राज का जो काल था उसको उन्होंने उज्जैन के शासक नरवर्मन को भी पराजित किया था। और 1133 ईस्वी में अजय राज ने अपना शासन अर्णाराज को सौंपकर पुष्कर के लिए प्रस्थान किया था। अब आते हैं अर्णाराज, और जिन्हें आनाजी भी कहा जाता था। इनकी उपाधियां थी महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि। अर्णाराज अजमेर का शासक 1133 ईस्वी में बना था। इसने 1137 में तुर्कों को पराजित किया। और
तुर्कों के खून को धोने के लिए चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ व नाग पहाड़ के मध्य अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो आपको लिखना है अर्णाराज ने। और अन्ना सागर झील कौन सी नदी को रोककर बनाई गई है, तो याद रखिए चंद्रा नदी को तारागढ़ व नाग पहाड़ के बीच के अंदर, ठीक है। और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग और शाहजहाँ ने 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। जहांगीर व शाहजहाँ दोनों भारत के मुगल सम्राट रहे, दोनों की माताएं राजपूत थी। अन्ना सागर के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ नूरजहाँ की माता अस्मत बेगम ने गुलाब का इत्र का प्रयोग इसी झील के किनारे किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकमात्र वराह मंदिर जो है वो पुष्कर के अंदर ही है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार समर सिंह ने करवाया। और इस मंदिर में विष्णु की मूर्ति को पानी में महान मुगल सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर ने फेंका था। इसमें विष्णु की मूर्ति स्थित थी, जिसे जहांगीर ने पानी के अंदर फेंक दिया था। इसके दरबार में देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान रहते थे। अर्णोराज के दरबार में, याद रखिएगा, अर्णोराज 1142 में चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुआ था। कब? 1142 में। और अर्णोराज 1145 के आबू के निकट फिर से कुमारपाल से पराजित हुआ। फिर इन दोनों के बीच में संधि हुई तथा कुमारपाल की बहन और जयसिंह की जो पुत्री थी कांचन देवी, उसका विवाह अर्णोराज के साथ हुआ था। अर्णोराज के बाद चलते हैं विग्रहराज चतुर्थ की तरफ, जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। बिसल देव चौहान वंश का शासक 1158 ईस्वी में बना। और बिसल देव ने तोमर वंश को हराकर अजमेरों के चौहानों की राजधानी पहली बार दिल्ली को बनाया था। ये डिबेटेबल फैक्ट है कि बनाया था या नहीं बनाया था। कई कहते हैं बनाया था, कई कहते हैं नहीं बनाया था। बिसल देव के काल को अजमेर के चौहान वंश का क्लासिकल एज या फिर स्वर्णिम काल कहा जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ ने अमीर खुसरो जो है गजनी का जो था उसको हराया था। बिसल देव के कवि था, उसने कवि बांधव और कंठाभरण की उपाधियाँ धारण की थी। बिसल देव संस्कृत भाषा का विद्वान था और इसने एक हरिकेली नामक नाटक की रचना भी की थी। हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? बिसल देव ने की थी। और इस नाटक का आधा भाग 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है उसकी दीवार पर अंकित है, तथा आधा भाग इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला है बिसल देव विद्वानों का आश्रयदाता था। इसमें नरपति नाल व सोमदेव। नरपति नाल ने लिखा था बिसल देव रासो और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। याद रखिएगा, बिसल देव रासो लिखी थी नरपति नाल ने, और सोमदेव ने लिखी थी सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज। बिसल देव ने जो है बिसलपुर सागर टोंक में जो बांध है उसका निर्माण करवाया था। इसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया और उसमें सरस्वती माता का मंदिर भी बनवाया था। अब ये संस्कृत पाठशाला कौन सी है? ये संस्कृत पाठशाला जो वर्तमान समय में 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो संस्कृत पाठशाला है। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और वहाँ पे एक जो है वो मस्जिद बना दी, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध मस्जिद है, प्रथम मस्जिद है, तथा इसे 16 खंभों के महल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, 16 खंभों के महल के नाम से 2.5 दिन के झोंपड़े को जाना जाता है। और ये प्राचीन समय में एक संस्कृत महाविद्यालय था। और 2.5 दिन के झोंपड़े का डिज़ाइन अगर कोई आपसे पूछे तो ये अबू बकर था, जिसने 2.5 दिन के झोंपड़े को डिज़ाइन किया था। और इसको विस्तृत रूप जो है वो इल्तुतमिश ने दिया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था। इस दीवार पर राज्य का फारसी में सबसे बड़ा व पुराना लेख अंकित है। 2.5 दिन के झोंपड़े में पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। किस संत की याद में? पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। स्मरणीय तथ्य है, बिसल देव ने दिल्ली से प्राप्त अशोक के शिलालेख के पास 9 अप्रैल 1163 को शिवालिक शिलालेख अंकित करवाया था, ठीक है। और किलहौर ने बिसल देव के बारे में कहा, ये उन हिंदू शासकों में एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। अब चलते हैं पृथ्वीराज तृतीय की तरफ। तो सोमेश्वर के अचानक मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1177 में पृथ्वीराज तृतीय को चौहान वंश का शासक बनाया गया। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। इसने दल पुंगल की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। यह 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना था, इसलिए इसकी संरक्षिका इसकी माँ कर्पूरी देवी जो है
मानी जाती थी। कर्पूरी देवी के सहयोग से सोमेश्वर की मृत्यु के बाद कदम्बास या फिर केमास, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज तृतीय का मुख्यमंत्री कदम्बास था, सेनापति भुवनमल था। ठीक है। और पृथ्वीराज ने शासक बनने कुछ दिन बाद दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसका अर्थ होता है अड़ोस पड़ोस के शासकों को हराकर अधिकार जो है वो स्वीकार करवाना। इसने 11 स्वतंत्र ईस्वी में गुजरात के शासक भीम सेकंड को हराया था, भीम द्वितीय को हराया था तथा चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को गुड़गांव में केमास की सहायता से खत्म किया था। 1182 में पृथ्वीराज ने सतलज प्रदेश से आने वाली भंडानक जाति का दमन किया। यह जाति अलवर, भरतपुर, मथुरा के आसपास वाले स्थायी आवास बनाना चाहती थी। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वीराज तृतीय ने ही 1182 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल को हराया था। याद रखिए, परमर्दिदेव चंदेल को किसने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। और इस युद्ध में परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति थे आल्हा व उदल। याद रखिए, आल्हा व उदल किसके सेनापति थे? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये परमर्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। पृथ्वीराज तृतीय कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्रिका को स्वयंवर से उठा लाया था, जिसके कारण पृथ्वीराज तृतीय और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के बीच अनबन हो गई थी। किसको उठा कर लिया था? संयोगिता को। और पृथ्वीराज तृतीय के काल में हिंदुस्तान में गजनी के शासक गोरी के नेतृत्व में खतरा आरंभ हो गया था। ठीक है। और सामान्य तथ्य है, मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान में प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के शासक करमाथी पर किया। इस युद्ध में गोरी की विजय हुई थी। गोरे की हिंदुस्तान में प्रथम पराजय जो है वो 1178 में आबू के युद्ध में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। किससे? मूलराज द्वितीय ने गोरी को हराया था। और मूलराज की अल्पायु थी, इसलिए इसकी संरक्षिका माता नायिका देवी मानी जाती है। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के तृतीय के बीच में 2 तराइन के युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था और तराइन का दूसरा नाम तरावड़ी है। और ये युद्ध मैदान के हरियाणा के मैदान जो है हरियाणा के करनाल में स्थित है। और प्रथम युद्ध गोरी को दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज ने घायल कर दिया था, जिसके बाद गोरी जो है युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था और पीछा नहीं किया था उसका। ठीक है। और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई थी, तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति जो खांडेराव था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? खांडेराव। चलिए दूसरे में चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कूटनीति का प्रयोग किया तथा पृथ्वीराज से संधि के बहाने अपना दूत क्विम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पड़ाव में भेजा। किसको भेजा? क्विम उल मुल्क को भेजा था, जिसमें पृथ्वीराज गोरी के खिलाफ युद्ध आरंभ नहीं किया था तथा अगले दिन जब पृथ्वीराज सेना के सैनिक नित्य कार्यों में लगे हुए थे, उस समय अचानक आक्रमण जो है पृथ्वीराज की सेना पर गोरी ने कर दिया, जिसके कारण जो है वो सेना तैयार नहीं थी और इस युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। और पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्य रंभा था। क्या नाम था पृथ्वीराज के घोड़े का? नाम नाट्य रंभा। ठीक है। और पृथ्वीराज की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है? पृथ्वीराज की छतरी गजनी में है। और पृथ्वीराज स्मारक जो है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही अजमेर से चौहान वंश की शाखा 1192 ईस्वी में समाप्त हो गई। 1192 से 94 तक अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंपा गया था। ठीक है। और 1194 के बाद गोरी ने अजमेर शासन को अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज यहाँ से रणथंभौर चला गया तथा रणथंभौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 में चौहान वंश की स्थापना जो है उन्होंने की थी। और तराइन के दूसरे युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। ये आपको पूछे कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कहाँ से स्टार्ट हुई, तो याद रखने बात है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के काल में भारत आया था मोहम्मद गोरी के साथ में। ठीक है। और इन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? सूफी संप्रदाय की स्थापना जो है वो की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। पृथ्वीराज तृतीय ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष जो है पद्मनाथ को बनाया था। और ये
नागेश्वर जनार्दन, पृथ्वी भट्ट, आशाधर, जयानक भट्ट और चंद्र बरदाई जैसे विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। तराइन के युद्धों का वर्णन जो है वो चंद्र बरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में मिलता है। और भारतीय डाक विभाग ने जो है 31 दिसंबर 2000 को पृथ्वीराज तृतीय के नाम पर 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। और इतिहासकार तराइन की द्वितीय युद्ध की पराजय का कारण गौरी की कुशल युद्ध नीति को मानते हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान समाप्त हुए। अजमेर के चौहान जो हैं उनके बारे में प्रमुख रूप से यही विशेष जानकारी है जिससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।